Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 employability skills. ये वीडियो सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए है। आप सभी के पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी के लिए कॉमन होता है। ओके, सो हम आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एंड हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं एक्सप्लेनेशन के लिए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर आपके पास आईटी कोड 802 सब्जेक्ट है तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ऑल इन वन बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी चैप्टर के डिटेल नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर एंड अमेजॉन ऑर्डर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। So let us start with chapter 1, communication skills. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे। सो इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। बाकी आपके स्कूल में आपके टीचर्स किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो अलग पॉइंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस डिफाइंड है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। ओके, सो हम यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। So the first question is dash is the two-way process through which information or message is exchanged। means एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उसके लिए हम लैंग्वेज, सिंबल, साइंस या बिहेवियर का यूज करते हैं। So the correct answer is communication। Then second, dash decodes the message and gives feedback। means एक ऐसा पर्सन या डिवाइस जिसको मैसेज मिलता है वो उसे समझता है और फिर फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर। Then next, dash is important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not। अगर हमें ये समझना है कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया या नहीं तो रिसीवर क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक। सो द करेक्ट आंसर इज फीडबैक। Next question, lack of dash can result in confusion, frustration, wasted effort and missed opportunities। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन एक ऐसी आर्ट जिसमें हम सामने वाले को समझते हैं, उसे सपोर्ट ऑफर करते हैं एंड एम्पैथी मींस हम उसके इमोशंस को समझते हैं, तो ऐसी आर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग। देन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। मीन्स अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं जिससे हमें कंप्लीट बात पता नहीं चल पा रही है, उससे कंप्लीट आइडिया पता नहीं चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। और अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट मीनिंग पता चल पाता है तो वो क्या होता है, सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। सो यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का कोई काम नहीं है। देन हु आर यू, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। देन आई बॉट पेन कॉमा पेंसिल एंड इरेजर, फिर फुल स्टॉप है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स गिवन है। देन डी शी इज राइटिंग लेटर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है तो ये भी गलत है। सो यहाँ पर एक ही करेक्टली पंक्चुएटेड है, दैट इज ऑप्शन सी। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन होंगे जहां पर एमसीक्यूज गिवन है उसमें आप आंसर इसी तरह से मेंशन करें। ये पॉइंट आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी ध्यान रखें, आपको वहां पर ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। Then next question, a dash sentence is one which consists of two or more coordinate clauses। means एक ऐसा sentence जिसमें एक या एक से ज्यादा coordinate clauses होते हैं, वो कौन से टाइप का sentence होता है, इसे हम कहते हैं complex sentence। Understood? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, यहाँ पर प्रेजेंटेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है। देन शी बॉट अ ब्लू पेन, यहाँ पर ब्लू पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है।
देन ही रोट अ लेटर टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पर दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, और ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो इनडायरेक्टली एक्शन से रिलेटेड है। तो इसलिए इस सेंटेंस में दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन है सी। डी ऑप्शन में अगेन हमें सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है, फुटबॉल, क्योंकि इस पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ओके। Then next question, convert into active voice. The clock was repaired by Raju. यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्योंकि हमें पैसिव में गिवन है, तो हम जानते हैं जो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं उसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। और अगर हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह का सेंटेंस फ्रेम करेंगे जहां पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, राजू। तो इसलिए इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, राजू रिपेयर द क्लॉक। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगी एक्टिव वॉइस। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो हियर द क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले क्लियर स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। क्लियर स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एग्जैक्ट मैसेज बताते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। देन कंसाइज स्टेटमेंट क्या होती है, जो बिल्कुल टू द पॉइंट होगी, ब्रीफ होगी, मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन एक्यूरेट स्टेटमेंट, जो फैक्चुअल होती है, मींस जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच है या फिर कितनी सच है, ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग। सो जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहां से भी लाइन पिक करनी है, जैसे द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर, और फिर इस तरह से आपको फैक्टर्स लिस्ट करने हैं। अगर आप सिर्फ 2 फैक्टर्स लिखते हैं तो उस केस में आपको उन्हें पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, मतलब प्रॉपर लाइन में आप डिफाइन करेंगे। और अगर आप इस तरह से 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं तो उस केस में तो आप डिस्क्राइब ही करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सो यहाँ पर हमें 5 स्टेजेस के नेम लिखने हैं। कई बार जब आपको एग्जाम में आंसर नहीं पता होता है तो आप कभी कभी खुद से भी बनाकर लिख देते हैं आंसर, पर हर क्वेश्चन में ऐसा ना करें। जैसे 5 स्टेजेस हैं एक्टिव लिसनिंग के, तो ये आपको एग्जैक्टली बुक में गिवन है उनके नेम्स, तो आप वही नेम्स लिखेंगे। रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं याद तो आपके पास इतना ऑप्शन होता है, आपको चॉइस में क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इंश्योर करने के लिए हमें एक्रोनिम रिस्पेक्ट को याद रखना है। यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। आई कांटेक्ट बनाना है स्पीकर के साथ। जेस्चर से शो करना है कि हम उनको अटेंटिवली सुन रहे हैं। अटेंशन पे करनी है। एम्पैथाइज करना है, मीन्स स्पीकर के इमोशंस को समझना है। एंड अगर कोई भी डाउट है तो उसे क्लैरिफाई करना है। और अपने आप को ट्यून करना है स्पीकर की टाइमिंग के साथ, मींस जब वो बोलना फिनिश कर दें आप तभी आप कुछ पूछें या बोलें, वरना उन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। सो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या रुकावट होती हैं। तो अगर आप पहले से किसी और काम में ऑक्यूपाइड हैं, या फिर आपके आसपास बहुत नॉइज है, या फिर कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपका पहले से माइंडसेट बना हुआ है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे हैं, और हो सकता है आपका कोई पर्सनल फैक्टर हो, लाइक आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे पर्सनल फैक्टर्स की वजह से भी एक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टूड।
What are the learning objectives of effective communication? हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करनी है। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है हमारी वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से हम बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एंड टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली एंड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी मींस अगर हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उन्हें अपनी बात अच्छे से बता पाएं और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ बता पाएं, मतलब हम कम से कम वर्ड्स में उन्हें अपनी बात अच्छे से समझा पाएं। वाई इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस? आप जहां भी काम करते हैं वहां पर एक्टिव लिसनिंग होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, अगर आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं, तभी आप अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर पाएंगे। आपका बाकी लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप होगा, जिससे आपके बिजनेस रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। एंड इसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उन्हें सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। मेंशन इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसमें से काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट हैं एंड कुछ ऐसे भी हैं जो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहला है डूज, मतलब हमें क्या करना चाहिए इंटरव्यू में। हमें स्ट्रेट बैठना है और आई कांटेक्ट बनाए रखना है इंटरव्यूअर के साथ। डोंट्स, हमें क्या नहीं करना है, हमें लेट नहीं पहुंचना है, हमें बिल्कुल टाइम पर जाना है। डोंट सिट डाउन अंटिल यू आर आस्क्ड, आप जब अंदर जाएंगे तो आपको बिना कहे नहीं बैठना है, जब आपको कहा जाएगा आप तभी बैठेंगे। अंडरस्टूड? व्हाट आर कैपिटलाइजेशन रूल्स? कैपिटलाइजेशन रूल्स के लिए हम मिन्स एक्रोनिम याद रखेंगे। एम फॉर मंथ्स मीन्स जितने भी मंथ्स के नेम्स होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाएंगे। प्रोनाउन आई, जो हम खुद के लिए आई यूज करते हैं, वो हमेशा कैपिटल होता है। देन एन फॉर नेम्स मीन्स जितने भी नेम्स होंगे किसी पर्सन का, प्लेस का, ये सभी नेम्स हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। देन टाइटल्स मीन्स जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इस तरह के टाइटल्स भी आपको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। एंड स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, आपको पता है जब भी आप कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं। सो इस तरह से आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स याद रखने हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू चैप्टर 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप कैन लीड टू पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम्स। मींस हमारे सोचने का ऐसा तरीका जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम विश्वास रखते हैं, हम होपफुल हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमें एक अच्छा आउटकम मिलेगा। इस सोचने के तरीके को, इस मेंटल एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिज्म। Then next question, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. ये statement true है या false, ये बताना है। ये statement true है and ये statement दिया था हेलन केलर ने। Okay, so the correct answer is true. एंड यस, एग्जाम में आपको जब ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें आप पूरा लिखा करें। आप कई बार टी या एफ लिख देते हैं, बट ऐसा ना करें, ठीक है? पूरा लिखना है, TRUE या फिर FALSE। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। सो द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ से हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लें, उसमें मैंने आपको सारी चीजें कवर कराई हैं। ठीक है, next question, dash are said to be best friends, they expand our horizon of thinking. The correct answer is books. Then next question, the quality of being aware and conscious of oneself in the present moment means आप जहां पर प्रेजेंट हैं, आप सिर्फ फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आप मेंटली भी वहां पर प्रेजेंट हैं, आपको पता है कि क्या हो रहा है एंड आप कॉन्शियस है पूरे, उस चीज को हम कहते हैं माइंडफुलनेस।
Then dreaming big is a journey, not a destination. True or false? This statement is true. ये सभी क्वेश्चंस जो हमने अभी देखे स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक थे, ये मींस अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो ही आपको उसका आंसर पता होगा। ये सभी हमने कवर किए थे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टॉपिक में। सो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप एक बार वन शॉट वीडियो देख लें, पर आपने नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है। Next question, dash motivation occurs when people are internally motivated to do something because it brings them pleasure। यहाँ पर हमें बताना है कि अगर आप कोई भी काम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आप उसके लिए इंटरनली मोटिवेटेड हैं, तो ये कौन से मोटिवेशन का एग्जाम्पल है? ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इंट्रिंसिक को इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। दूसरी बात, इंट्रिंसिक तो वो होता है जो आपको खुद अपनी खुशी के लिए आप कोई काम कर रहे हैं उससे आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से आता है। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आता है, मींस आपकी अचीवमेंट की नीड के लिए। देन फिजियोलॉजिकल, ये हमारी फिजिकल नीड से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पीते हैं, भूख लग रही है तो आप खाना खाते हैं, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और इसके लिए आप फिजियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट अनॉयड एंड होपलेस। एक ऐसी स्टेट जहां पर आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं स्ट्रेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। एक ऐसी एबिलिटी जिसकी हेल्प से आप ये पहचान पाते हैं कि आपके लिए क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे। इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। मीन्स अगर हम थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स का एक ग्रुप बना दें जिसकी हेल्प से एक पर्सन दूसरे पर्सन से यूनिक बनता है, मीन्स हम जानते हैं कि हर एक पर्सन इस दुनिया में यूनिक है, तो वो यूनिक किस वजह से है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी यूनिक है। सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनैलिटी। Next question, dash are defined as relatively lasting patterns of thoughts, feelings and behaviors that distinguish individuals from one another। So इन दोनों definitions में generally आप confuse हो जाते हैं, but आपको याद रखना है कि जब हम thoughts, feelings and behaviors के group cluster की बात कर रहे हैं तो वो personality होती है, और जब हम thoughts, feelings and behaviors के relatively lasting patterns की बात करते हैं, means ऐसे patterns जो बहुत समय तक दिखते हैं, नोटिस किए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स को सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं पर्सनालिटी की क्वालिटीज। ठीक है। Then next question, dash is the development of an organized pattern of behaviors and attitudes that makes a person distinctive। तो अगर हम अपने अंदर ऐसे पैटर्न्स डेवलप कर रहे हैं जो हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड में दिखते हैं और वो हमें यूनिक बनाते हैं, हर किसी से डिफरेंट बनाते हैं, इस चीज के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? मैं आपको सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दिया है वो आपको एग्जाम में भी वैसे ही मिले। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में वो डेफिनेशन की तरह पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए डिफाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएं। इसलिए सभी आंसर्स को, क्वेश्चंस को प्रॉपरली सुने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटीज। मीन्स हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पर्सनालिटी कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। एक ऐसी टाइप की पर्सनालिटी जिसकी हेल्प से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम ज्यादा काम कर पाते हैं और हमारे बाकी लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे बनते हैं। ऐसी पर्सनालिटी होती है पॉजिटिव पर्सनालिटी। देन नेक्स्ट, न्यूरोटिसिज्म इज अ ट्रेट वेयर एन इंडिविजुअल शो टेंडेंसी टुवर्ड्स डैश फीलिंग्स। तो न्यूरोटिसिज्म में हम नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव।
Then next question, a dash is a way of thinking, feeling and behaving that deviates from worldly expectations and causes distress which lasts over time. Means यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ऐसा वे जिसमें हम कुछ सोचते हैं, फील करते हैं या बिहेव करते हैं, तो ये सभी तरीके बिल्कुल अलग होते हैं जैसे होने चाहिए। और इसकी वजह से ये जो तरीका है हमारे सोचने का, फ़ील करने का, बिहेव करने का, इस तरीके की वजह से हमें डिस्ट्रेस भी हो सकता है, जो बहुत टाइम तक रह सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो जब भी हम थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं, हम बार-बार कुछ गलत सोच रहे हैं, हमें बार-बार कुछ गलत फ़ील हो रहा है, जबकि कुछ गलत है नहीं, पर फिर भी हमें फ़ील हो रहा है, तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आप नर्वस और वरीड होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कहते हैं पैरानॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें आप सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, आप लोगों से अलग रहना चाहते हैं, बिल्कुल बाहर की दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। द डिसऑर्डर इज कॉल्ड शिजॉइड, सो द करेक्ट आंसर इज ए। Next question, Reena is over reliant on other people to meet her emotional and physical needs. She is suffering from dash personality disorder. एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हम बाकी लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, मींस हद से ज्यादा। इतना एक नॉर्मल इंसान को दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो जब ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताना है जिसमें हम इनएडिक्वेट फील करते हैं, मींस हमें लगता है कि हम इंफीरियर हैं, बाकी लोग हमसे ज्यादा हैं और हम सबसे कम हैं, हम इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, हमें इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स आने लगती हैं। दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। द करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे डिसऑर्डर में आप खुद को इंफीरियर समझ के हर चीज को अवॉइड करते हैं, आप किसी से मिलते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि सभी सुपीरियर हैं और आप इंफीरियर हैं। People with dash personality disorder disregard social rules and obligations, means ऐसा personality disorder जिसमें लोग social rules के खिलाफ जाते हैं and social rules को follow नहीं करते. This is called antisocial. Then next, Ravi has feelings of emptiness, abandonment and suicide. रवि को लगता है कि उसे सब अबैंडन कर देंगे, मीन्स उसे सब साइड कर देंगे, कोई उसे इंक्लूड नहीं करेगा अपने ग्रुप में एंड वो अकेला रह जाएगा। इस वजह से उसने सुसाइड की भी कोशिश की है, उसको ऐसा फील होता है कि वो सुसाइड कर ले। सो ऐसे केसेस, ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जहां पर हम सेल्फ थ्रेट के सिम्टम्स देखते हैं, वो होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स बताना है। जो लोग नैर्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा एडमायरेशन, सारा अटेंशन उन्हें ही मिलना चाहिए। द स्टेटमेंट इज ट्रू। Then next, people with dash personality disorder frequently try to gain more attention by being overly dramatic. अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो narcissistic personality disorder है उसमें ये सोचेंगे कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है यहाँ पर ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, ओवर ड्रामा करते हैं अटेंशन पाने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, now let us proceed to subjective questions. How to maintain a positive outlook in the long run? मीन्स अगर आपको एक लंबे समय तक, मीन्स अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको डेली बेसिस पर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट मीन्स एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है, अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, सभी काम टाइम से करने हैं, एडिक्वेट स्लीप लेनी है अप्रॉक्स 7 आवर्स की, एंड कभी कभी रिक्रिएशन के लिए हॉलीडेज पर भी जाना है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई भी सिचुएशन है, हमें उसमें पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि वहां पर क्या गलत है। अगर हम एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम उसे इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे।
एंड हमें हमेशा प्रेजेंट में ही सोचना है। अगर हम पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट करते रहेंगे तो भी हम अपसेट होंगे, और अगर हम आगे की और ज्यादा टेंशन लेते रहेंगे तो भी हमें टेंशन होगी। इसलिए अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखें। जैसे अगर आपका कल एग्जाम है और अगर आप इसी चिंता में बैठे रहेंगे कि कल एग्जाम है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप पढ़ने पर फोकस करें, ना कि इस टेंशन में रहें कि कल एग्जाम है। अंडरस्टूड? देन हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट करने के लिए हमें स्मार्ट एक्रोनिम याद रखना है। सबसे पहला है एस फॉर स्पेसिफिक, मींस हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। टारगेट को आपको स्पेसिफिकली सेट करना है, क्या टारगेट है। देन एम फॉर मेजरेबल, आप अपने गोल को मेजर कर पाए कि आप उसे अचीव कर पाए या फिर नहीं। ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, मींस आपको प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाना है उसे अचीव करने के लिए एंड उसे फॉलो करना है। आर फॉर रियलिस्टिक, मींस आप उसको रियलिटी में अचीव कर पाए, ऐसा गोल होना चाहिए। एंड टी फॉर टाइमली, मींस जो गिवन टाइमलाइन है उसके अंदर आपको गोल अचीव करना है, ऐसा गोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। खुद को अच्छे से समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहला है गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस। हमें खुद के इमोशंस को अच्छे से समझना होगा। हमें खुद की फीलिंग्स को ट्रैक करना आना चाहिए। हम कब क्या फील कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक्सपेंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सन्स फीलिंग, मीन्स हमें अपने प्रैक्टिस को इस तरह से एक्सपैंड करना है कि हम अपनी फीलिंग्स के बियॉन्ड भी जा सकें। मीन्स हम मेडिटेट कर पाएं एंड हम कॉन्शियस रह पाएं। सो अपनी कॉन्शियसनेस को फर्दर डेवलप करने के लिए मेडिटेशन जैसे एरियाज में भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। Then next question, what are the big 5 factors in the 5 factor model? So 5 factor model में हमें 5 factors बताए गए हैं। इसके लिए आप एक्रोनिम ओशन यूज कर सकते हैं। O stands for openness, means आपको ओपन माइंडेड रहना है। हर चीज के लिए आपको ओपन रहना है, नए लोगों से मिलने के लिए, नई जगह जाने के लिए, नई चीजें ट्राई करने के लिए। देन कॉन्शियसनेस, मीन्स आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। आप कॉन्शियस होने चाहिए आप क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन, मीन्स आपको हमेशा सोशिएबल रहना चाहिए। आपको बाकी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बाकी लोगों से फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। देन ए फॉर एग्रीएबलनेस, मीन्स आपको कोऑपरेटिव रहना है। अगर कहीं पर कोई आपको एडजस्ट करने को कहता है और आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर एग्री करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। एंड यू हैव टू बी काइंड टू अदर्स। देन न्यूरोटिसिज्म, ये एक ऐसी ट्रेट है जो शो करती है कि आप नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ टेंडेंसी रखते हैं। तो न्यूरोटिसिज्म ट्रेट नहीं होनी चाहिए, इसको कम से कम रखें। मींस अगर कोई ऐसी सिचुएशन है भी जहां पर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, वहां पर भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। सो ये ऐसी 5 ट्रेट्स हैं जो हमें पर्सनैलिटी डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। अंडरस्टूड? Next question, what is OCPD? OCPD stands for Obsessive Compulsive Personality Disorder. इस डिसऑर्डर में हम एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म अचीव करना चाहते हैं। मतलब हम हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं कि हर चीज एक ऑर्डर में हो, नीट एंड क्लीन हो। एंड इसमें हम हद से ज्यादा नीट एंड क्लीनिनेस की तरफ ध्यान देने लगते हैं, जिस वजह से कभी कभी हमारे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, हम हद से ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं। पर फिर भी हमें परफेक्शन चाहिए, हर चीज में ऑर्डर चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड ओसीपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अगर हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ओवरकम करना है, इसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए एंड हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कम रहेंगे। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू चैप्टर 3, आईसीटी स्किल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, दीज आर एग्जांपल्स। Then next, a dash is an arrangement of cells in a horizontal or sleeping manner. Horizontal means जिस तरह से ये lines लिखी हुई हैं ये horizontal manner में है, तो इस तरह से row arranged होती है, ठीक है। और अगर vertical की बात करेंगे मतलब standing manner में, वो होते हैं column, ठीक है। So the correct option is B, row.
Then next question, a dash is a rectangle shaped box where the row and column meet. So row and column के intersection को cell कहते हैं. Next question, default alignment of text in cell. Cell में text left aligned होता है by default. Then a formula in calc always start with dash sign. यहाँ पर equal to symbol के साथ start होता है. So the correct option is B. Then next question, default alignment of numbers in cell. Numbers को right align किया जाता है by default. Default save as type of calc spreadsheet. .ods होता है डिफॉल्ट सेव एज टाइप. देन शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइंड. अंडरलाइन के लिए होता है Ctrl+U. बोल्ड के लिए होता है Ctrl+B. एंड इटैलिक के लिए होता है Ctrl+I. ये शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट है. द करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट, डिफॉल्ट सेव एज टाइप ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. सो अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसकी डिफॉल्ट सेव एज टाइप होती है .odp. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन डैश मेन्यू. डेटा मेन्यू में अवेलेबल होते हैं ये ऑप्शंस. Then next question, Mr. Gupta has a spreadsheet with a list of 500 items in his shop. A customer comes and asks for a particular item. Means यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को एक कस्टमर अप्रोच करते हैं एंड वो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए पूछ रहे हैं, पर जो स्प्रेडशीट है उसमें तो 500 आइटम्स की लिस्ट है. तो अब वो किस तरह से इस आइटम को जल्दी ढूंढ सकते हैं? तो देखिए, 500 आइटम्स को अगर सॉर्टिंग में अप्लाई किया जाएगा, सॉर्ट अप्लाई किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ रीअरेंज हो जाएंगे. तो 500 के 500 ही रहेंगे. तो इसलिए वो कम हो पाए नंबर, इसके लिए हमें फिल्टर अप्लाई करना होगा ताकि हमें सेलेक्टिव आइटम्स दिख जाएं. तो इसलिए हम यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन को प्रेफर करेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. What will be the value of expression in calc? ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन से ऑर्डर में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है. तो देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है पावर, मींस एक्सपोनेंट. पर यहाँ पर एक्सपोनेंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूट करेंगे. सो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से जो भी पहले गिवन है उसे पहले सॉल्व करना है. तो यहाँ पर पहले 14 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका आंसर मिलेगा 7. फिर 7 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर मिलेगा 21. अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 6 + 21 - 4. तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ गिवन होते हैं, तो उसमें भी जो पहले होगा आप उसको पहले सॉल्व कर लेंगे. तो 21 + 6 27 हो जाएगा. 27 - 4 = 23 आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरर कब डिस्प्ले किया जाता है? सो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस गिवन है. ये एरर हमें तब डिस्प्ले किया जाएगा जब कॉलम की लेंथ उतनी नहीं होगी, जब कॉलम की विड्थ उतनी नहीं होगी जितनी बड़ी वैल्यू है, उस केस में हमें ये एरर डिस्प्ले किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next question, PDF stands for Portable Document Format. Then next question, give 2 examples of presentation software. So LibreOffice Impress, Microsoft Office, PowerPoint, these are presentation softwares. Then next question, by default there are dash text boxes in the first slide. 2 text boxes होते हैं by default. So the correct answer is 2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+M. इस चीज को याद रखें, कई बार आप गलत लिख देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट हाईलाइट करना है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक ऑप्शंस यूज करने हैं, तो ये कौन सी टैब में अवेलेबल होते हैं? ये प्रॉपर्टीज टैब में अवेलेबल होते हैं. देन अगर हमें टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, इसके लिए हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कौन सा कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कलर. मींस हाईलाइट कलर बेसिकली बैकग्राउंड कलर को कहते हैं. ठीक है. देन डैश हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. अगर हमें स्लाइड के कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना है, जैसे टाइटल कहाँ पर दिख रहा है, कंटेंट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, ये सभी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करने के लिए हमें लेआउट हेल्प करता है. अंडरस्टूड? Now let us proceed to subjective questions. First question, define worksheet and workbook.
वर्कशीट मतलब जब हम सेल्स के कलेक्शन की बात करते हैं जो ग्रिड की फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं, जो आपको जब आप कोई भी स्प्रेडशीट ओपन कर रहे हैं तो जो आपको सामने दिखाई देता है वो वर्कशीट होती है। एंड उसी वर्कशीट की तरह मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं, वो मिलकर बनाती हैं वर्कबुक। तो एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक्सप्लेन एक्टिव सेल। जिस सेल को आप सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल एंड वो हाईलाइट हो जाता है एक थिक बॉर्डर के साथ एंड इसका एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा इन कैल्क। सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेटा मेन्यू में अवेलेबल होता है ये ऑप्शन। इसके बाद सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सॉर्ट क्राइटेरिया टैब है वहां पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि आपको कौन से कॉलम को कैसे सॉर्ट करना है। वहां पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड फिर वो सॉर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन स्टेप्स टू अप्लाई ऑटो फिल्टर टू अ टेबुलर डेटा इन कैल्क। देखिए जब भी आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे तो आप इस तरह से स्टेप्स की फॉर्म में ही मेंशन करें, ठीक है? उसको फिर पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें, ठीक है? सो अप्लाई ऑटो फिल्टर, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, फिल्टर ऑप्शन में ऑटो फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में पूछा होता तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करते, ठीक है? इसके बाद जब आप ऑटो फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हर एक कॉलम हेडिंग के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाता है जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आइटम शो करने हैं और कौन कौन से शो नहीं करने। तो जो शो नहीं करने उसको आप अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट सेल में फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें कहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है टोटल मार्क्स ऑफ श्रेया। अब सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, ठीक है? इसमें श्रेया नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हमें श्रेया के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर श्रेया के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस इन सभी के मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये जो पर्टिकुलरली फिफ्थ रो है, ठीक है? फिफ्थ रो क्यों है? क्योंकि हम श्रेया की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कौन से कॉलम्स की बात करनी है? सी से लेकर जी तक, ठीक है? क्योंकि हमें इन सभी का सम करना होगा टोटल मार्क्स के लिए। और हमें इसका रिजल्ट कहाँ पर लिखना होगा? अब श्रेया का रिजल्ट है तो उसी के सामने वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट लिखना होगा वो हमें लिखना होगा H5 में, ठीक है? इसी तरह से जब हमसे एवरेज मार्क्स के लिए पूछा गया है तो एवरेज मार्क्स इन मैथ्स मतलब हम यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। ये कौन सा सेल है? सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले आप उसका कॉलम चेक करते हैं, तो कॉलम है ई, और फिर आप उसका रो चेक करते हैं, रो है 8, ठीक है? तो यहाँ पर हम E8 में एवरेज मार्क्स बताएंगे, ठीक है? और एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? एवरेज। और टोटल मार्क्स के लिए टोटल करना है तो उसके लिए हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्क्स की। हमें यहाँ पर इन सभी का टोटल करना है, सम करना है। तो हम यहाँ पर H5 में H5 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं। H5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में जो सेल रेंज मेंशन करनी है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस चीज के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या ऐड करना है? हमें C5 से लेकर G5 तक एडिशन करना है, ठीक है? सम करना है तो इसलिए हमने लिखा है C5 टू G5, ठीक है? इसके बाद एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एवरेज कौन सी वैल्यूज का किया जाएगा? हमें मैथ्स के एवरेज मार्क्स चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर इन सभी वैल्यूज का एवरेज करेंगे। तो ये है E3 से लेकर E7 तक, ठीक है? यहाँ पर हम ये फॉर्मूला E8 में मेंशन करेंगे, ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें वैल्यूज बतानी है अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले
अगर मैक्स फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये मैक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा C3 से लेकर C7 तक जो वैल्यूज हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सो द करेक्ट वैल्यू इज 74, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट है काउंट फंक्शन अप्लाई करना है B3 से B7 पर। सो काउंट फंक्शन हम कब यूज करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है। तो यहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपली उन नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है कि वहां पर कितनी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पर B3 से लेकर B7 तक कितनी वैल्यूज हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आंसर आएगा 5। ठीक है। इसके बाद मिन, ये मिनिमम के लिए यूज किया जाता है। सो G3 से लेकर G7 तक यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज 56। सो द आंसर विल बी 56। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले टूल्स मेन्यू में जाकर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे एंड देन अगर आप शीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आप पासवर्ड टाइप करेंगे एंड फिर कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा से सेम पासवर्ड टाइप करना है। एंड ये केस सेंसिटिव होता है तो केस का ध्यान रखेंगे, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखेंगे और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखेंगे एंड देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा और आपकी स्प्रेडशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिजिटल प्रेजेंटेशंस। सो अगर हम डिजिटल प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इसके हेल्प से हम इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक, ये सभी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशंस में। Next question, what are the steps to insert clip art and images in presentation? So steps आपको मैंने बताया steps की फॉर्म में ही लिखने हैं। So यहाँ पर सबसे पहले insert मेन्यू में जाएंगे, वहां पर image ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, clip art के लिए clip art ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन image ऑप्शन सेलेक्ट करने पर insert image डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन पर जाएंगे जहां पर वो इमेज अवेलेबल है एंड फिर उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। देन वो इमेज प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू चैप्टर 4, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहले ये डेफिनेशन गिवन है एंटरप्रेन्योरशिप की, हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं एंड अगर आपको यहाँ पर इस तरह से डेफिनेशन गिवन है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट अगर आपसे डिफाइन करने को कहा जाता है तो उस केस में आपको लर्न भी होनी चाहिए डेफिनेशन। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक आइडिया होता है या हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सभी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए एक प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई करते हैं। Then economists define an dash as someone who brings in resources, labor, material and other assets into profit making combinations. So यहाँ पर हमें बताना है कि इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसे पर्सन कौन होता है जो सभी रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल और सभी एसेट्स को एक कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी हेल्प से प्रॉफिट बनाया जा सके। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स टाइप का है। यहाँ पर स्टेटमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप को आर्ट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी स्किल्स अप्लाई करनी होती है एंड साइंस भी माना जाता है क्योंकि हमें स्पेसिफिक स्टेप्स, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। सो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट एंड साइंस दोनों कंसिडर किया जाता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बताना है। हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। सो यहाँ पर ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जा रहा है जो मैन्युफैक्चरर होता है, मींस वो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है या फिर सर्विसेज क्रिएट करता है उन्हें सर्व करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सो ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहेंगे जो मैन्युफैक्चरर है? सो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question, a dash is a company that is in the first stage of its operations. Means एक ऐसी कंपनी जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अपनी फर्स्ट स्टेज में है, उसे हम कहते हैं स्टार्टअप। Then next question, dash is someone who works for an individual or organization and gets paid for the same. Means जब कोई पर्सन किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसे इसके लिए सैलरी मिलती है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? वेज एम्प्लॉयड पर्सन, ऑप्शन ए। और इसी के अपोजिट होता है एंटरप्रेन्योर, जो खुद के लिए काम करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अंडरस्टूड? The ability to continue to do something even when it is difficult is called, मतलब जब कोई काम मुश्किल है पर फिर भी हम उसे करने में लगे हुए हैं, हम फेल होते हैं, फिर भी हम बार बार उसे ट्राई कर रहे हैं, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? परसीवियरेंस। Next question, which of the following is not an environmental barrier faced by an entrepreneur? एंटरप्रेन्योर को डिफरेंट टाइप्स के बैरियर फेस करने होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल बैरियर, पर्सनल बैरियर। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है। तो लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, ये एनवायरमेंटल बैरियर है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, ये भी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है। देन सेल्फ डाउट, ये बैरियर तो है एंटरप्रेन्योर के लिए पर ये एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है, ये पर्सनल बैरियर है क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर के खुद की वजह से होता है। सो डी, सेल्फ डाउट, ये एक पर्सनल बैरियर है, ना कि एनवायरमेंटल बैरियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एनवायरमेंटल बैरियर्स में वो बैरियर्स आएंगे जो आपके एनवायरमेंट में होते हैं, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, वो होते हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम। मींस बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप कोई चीज अच्छे से कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। Then next, dash skills refer to the ability of making optimal use of one's time, energy and resources to achieve one's goals. Means अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आप अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट किए बिना प्रॉपरली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्किल्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। Now coming to subjective questions, list the qualities of a successful entrepreneur. अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिस्क लेंगे तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। भले ही रिस्क लेने पर हमें लॉस का भी चांस है, पर प्रॉफिट होने का चांस भी हम रिस्क लेकर ही अर्न कर पाएंगे। तो इसलिए रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए। देन अगर लॉस हो जाए फिर क्या करेंगे? तो हमें अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने की एबिलिटी रखनी चाहिए। एंड कोई भी लॉस अगर हमने फेस किया है तो उससे हारना नहीं है, उससे सीखना है, अपने फेलियर से सीखना है। How are technical entrepreneurs different from IT entrepreneurs? So type of entrepreneur से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जहां पर आपको दो टाइप के entrepreneurs गिवन होंगे और उनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो टेक्निकल entrepreneurs वो होते हैं जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज की हेल्प से मशीन, टूल्स, मेथड्स ये सभी क्रिएट करते हैं। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिवाइसेस, सिविल वर्क्स, इन सभी फील्ड्स में वर्क करते हैं। पर अगर हम आईटी एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं। मेंशन द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, रोल्स होते हैं, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होती है, मींस हम बिजनेस कहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, क्या वो बिजनेस चल पाएगा या फिर नहीं, ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करनी होंगी।
एंड एंटरप्राइज को सेटअप करना होगा, मींस उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनवाना है, और ये सभी चीजें कौन देखता है? एंटरप्रेन्योर। व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर, हमें बताना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। बेसिकली जब कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सो दैट जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए। एंड जब वो हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं तो फिर वो और हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी बेस्ट रहे। देन यूनिकनेस, मीन्स हम हमेशा यही ट्राई करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर कि हम यूनिक रहें, क्योंकि यूनिक आइडियाज ही सस्टेन कर पाते हैं। अगर आप किसी और को कॉपी करेंगे तो आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। देन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है, मतलब दो ऑप्शंस हैं, एक से हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा हो रहा है और एक से हमें लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ऐसे ऑप्शन को चूज करता है जो लॉन्ग टर्म में उसको फायदा देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बेसिस पर हम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते, बिजनेस में हमें लॉन्ग टर्म का सोचना होता है। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू फीचर्स ऑफ स्टार्टअप। सबसे पहला है स्टार्टअप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकता है। जनरली जो उसके फाउंडर्स होते हैं वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट देते हैं। देन स्टार्टअप्स कम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया, मींस एक क्रिएटिव आइडिया होता है, एक इनोवेशन के साथ हम स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें हमें एक्सपर्ट से भी गाइडेंस मिल सकती है। मेंशन स्टेप्स टू क्रिएटिविटी। सो इसके लिए हमें एक्रोनिम याद रखना है, स्कैम्पर। एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट, मींस अगर हमें कोई चीज क्रिएटिव बनानी है तो हम उसका कोई पार्ट सब्स्टिट्यूट मींस किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। देन सी फॉर कंबाइन, मींस अलग अलग चीजों को मिलाकर एक क्रिएटिव चीज बना सकते हैं। देन ए फॉर अडेप्ट, मींस हम उस चीज के यूज को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। तो हो सकता है कि जो हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया है उसकी वजह से वो क्रिएटिव बन जाए। देन एम फॉर मॉडिफाई, मिनिफाई और मैग्नीफाई, मींस हम उसकी शेप में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं ताकि वो क्रिएटिव बन पाए। देन पी फॉर पर्पस और पुट टू अदर यूज, मींस अभी हम जिस यूज के लिए उसे रख रहे थे, अभी हम उसका यूज ही चेंज कर देंगे, उसका पर्पस ही चेंज कर देंगे, तो हो सकता है पर्पस चेंज करने पर वो एक क्रिएटिव चीज बन जाए। देन ई फॉर एलिमिनेट, मींस अगर उस चीज में कोई ऐसा पार्ट है जो हमारे काम का नहीं है तो उसे एलिमिनेट कर देंगे, और हो सकता है कि उससे वो क्रिएटिव भी बन जाए। देन आर फॉर रिवर्स और रीअरेंज, मीन्स हम उसके पार्ट्स को रीअरेंज कर सकते हैं या रिवर्स वे में अरेंज कर सकते हैं, एंड उसकी हेल्प से उसे क्रिएटिव बना सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट चैप्टर 5, ग्रीन स्किल्स। The main objective of Dash is judiciously using the natural resources for the present and future generation. So, सस्टेनेबल सोसाइटी का ये मेन एम होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियसली मींस वाइजली यूज करें, ताकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो पाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं। देन यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है। प्लांट सच एज एरिका पाम एंड रबर एब्सॉर्ब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। द आंसर इज ट्रू, ये दोनों प्लांट्स एयर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्रीन जॉब। सो ये डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, एंड ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर अगेन शो की है क्योंकि हो सकता है कि आपसे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछ लिया जाए। सो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, और सिंपल टर्म्स में अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती उस केस में आप सिंपल टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ग्रीन जॉब एक ऐसी जॉब है जो इकोनॉमी के ग्रीन सेक्टर में होती है, या फिर आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल सेक्टर में होती है। ठीक है, सो एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है ग्रीन जॉब। एंड अगर हम इस डेफिनेशन को समझें, सो इसमें हमें ये बताया गया है कि ग्रीन जॉब की हेल्प से हम ट्रांजिशन लेकर आते हैं किस चीज में? जो हमारे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के फॉर्म्स हैं, मींस हम जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, उन सभी के फॉर्म्स को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करती है।
Then next question, dash is a set of properties and characteristics of the environment, either generalized or local. यहाँ पर हमें environment की properties and characteristics के set के बारे में पूछा गया है, हम उसे क्या कहते हैं? ये set local भी हो सकता है, मतलब हम किसी specific environment की भी बात कर सकते हैं, या फिर हम generalized set की भी बात कर सकते हैं. So ऐसे set को हम कहते हैं environmental quality. Then next question, a dash is one who is employed in the environmental sectors of the economy. Means एक ऐसा person जो environmental sector में काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? Green collar worker. Basically जो green job करता है, उसे ही हम green collar worker कहते हैं. Understood? Then next question, dash is the process by which we can grow plants and crops in an environment friendly way. So ऐसा process जहाँ पर हम environment friendly way में means eco friendly way में plants and crops को grow करते हैं, इसे हम कहते हैं organic gardening and farming. Then KVK stands for कृषि विज्ञान केंद्र. Then CNG stands for compressed natural gas. Then the process where rainwater is collected in tanks to be used later. Means एक ऐसा process जहाँ पर हम rooftop पर rainwater जो collect होता है उसे tanks में store कर लेते हैं so that हम उसे बाद में use कर पाएं. ऐसे process को हम कहते हैं rooftop rainwater harvesting. Next question, the green design professionals work in collaboration with dash. ग्रीन बिल्डर्स के साथ ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं. बेसिकली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जब ग्रीन जॉब्स की बात की जाएगी तो ये दो मेन ग्रीन जॉब्स हैं. सो ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स जो बिल्डिंग का डिजाइन है, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए डिजाइन रेडी करते हैं, और ग्रीन बिल्डर्स ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाते हैं. Then give two examples of greenhouse gases, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC. अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, वैलिड एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं. Next question, dash is the community of living and non-living beings existing together and interacting with and supporting each other. एक ऐसी community जहाँ पर living और non-living beings एक साथ exist करते हैं, interact करते हैं, एक दूसरे को support करते हैं, ऐसी community को हम कहते हैं ecosystem. Then NAPCC stands for National Action Plan on Climate Change. Then proceeding to subjective questions. Mention two benefits of green jobs. So green jobs के क्या क्या advantages हैं, benefits हैं, ये बताना है. So green jobs की help से हम energy की efficiency को increase करते हैं, means कम से कम energy से ज़्यादा output मिल पाता है, and greenhouse gas emission reduce होता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं greenhouse gas emission की वजह से ही global warming होती है. तो global warming को control में रखने के लिए हमें help करता है green job, क्योंकि ये greenhouse gas emission को reduce करता है. Mention two benefits of organic gardening and farming. So organic gardening के थ्रू हम toxic runoff को prevent करते हैं, means क्योंकि हम जानते हैं कि organic gardening में हम कोई chemicals use नहीं करेंगे, synthetic pesticides use नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कोई toxic runoff भी नहीं होता है. जो soil है, water है, वो polluted नहीं होते हैं, chemical free रहते हैं. Understood? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू चैनल्स जो हम ड्रिप इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ये इको फ्रेंडली वे कैसे है लैंड को इरिगेट करने के लिए, ये बताना है. सो ये इको फ्रेंडली वे इसलिए है क्योंकि इसमें वाटर एफिशिएंटली यूज होता है, ड्रिप इरिगेशन हो रही है, इस वजह से कोई वेस्टेज नहीं होता है वाटर का. एंड सेकेंडली ये बहुत चीप है, जितने ड्रिप इरिगेशन के बाकी सिस्टम्स कॉस्टली होते हैं उतना कॉस्टली नहीं होता है. और दूसरा, ये एक नेचुरल चीज है, इस वजह से हम इसको 2 से 3 years के बाद सॉइल में मैन्योर की तरह ऐड कर सकते हैं. सो ये हमारे सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल होगा. दैट इज वाई इट इज एन इको फ्रेंडली वे टू इरिगेट द लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं. ये ग्रीन हाउस गैसेज हीट को ट्रैप कर लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ वार्म अप हो जाती है, हीट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट स्टेप्स टू मिनिमाइज वेस्ट एंड पॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप है रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल। मींस जो वेस्ट मटेरियल है, हो सकता है कि एक कंपनी का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी कंपनी एक रॉ मटेरियल की तरह यूज कर पाए, सो उसे रीयूज करना चाहिए। एंड इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। अगर कंपनीज में ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया जाएगा तो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल प्रोड्यूस होंगे एंड वेस्ट कम जनरेट होगा। सो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। Finally, we have completed today's session of question answers and आपके specific subject के लिए question answers कब आएंगे इसके लिए आप post tab पर schedule check कर सकते हैं। And if you are IT Code 802 student, you can purchase all-in-one book for detailed notes of all chapters, chapter-wise question answers, and solved PYQs. Link is given in the description. If you have any doubts or queries, you can ask me in the comment section. Bye everyone.